हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो इस डेली करंट अफेयर के वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज इस डेली करंट अफेयर्स में हम लोग प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 18 जुलाई को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद, उनका जो कार्यकाल है वो 24 जुलाई को समाप्त होने वाला है। तो 24 जुलाई से पहले इंडिया का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाना चाहिए। तो इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं। रूलिंग कोalition की तरफ से हैं द्रौपदी मुर्मू और ऑपोजिशन की तरफ से हैं यशवंत सिन्हा। आर्टिकल 52 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बोलता है कि दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का उसे कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 और प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974, ये तीन जो चीज़ हैं वो गवर्न करते हैं। और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसको कंडक्ट कराने का पावर इलेक्शन कमीशन के पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू फाइट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसके लिए क्या क्या है? फर्स्ट, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया आइदर बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन वो चीज़ होता है कि मान लिया कि कोई एक फॉरेनर है, वो इंडिया में रहता है और वो अगर कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है और उसे इंडिया का सिटीजनशिप दे दिया जाता है, तो हम उसे बोलेंगे कि ही और सी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन। तो जो प्रेसिडेंट के लिए जो है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं आइदर बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन। हाउएवर इन यूएसए, इफ one wants to become the president of USA, then he must be the citizen of USA by birth only, right? And second qualification is he must have completed 35 years of age. Next, he must be eligible to be a member of Lok Sabha. वो लोक सभा का के मेंबर होने के लिए वो योग्य हो। ठीक है, साथ ही साथ he should not be holding any office of profit under government of India or the government of any state। लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर एट यूनियन और स्टेट लेवल। ठीक है, मतलब बेसिकली ये है कि वो जो पर्सन है वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के अंदर होल्ड ना करे। ठीक है, तो ये 4 क्वालिफिकेशन है फॉर एनी पर्सन टू बी एलिजिबल टू फाइट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है। जो जनरल इलेक्शन होता है आइदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का और फिर लोकसभा का, उसमें क्या होता है कि आम जनता वोट करती है। ठीक है, कॉमन पीपल। लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें आम जनता वोट नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें फिर वोट कौन करता है? इसमें जो वोट करते हैं, फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, सेकंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसका मतलब जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं लोकसभा के, राज्यसभा के या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो वोट नहीं करते हैं। और साथ ही साथ जिस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके भी मेंबर्स वोट नहीं करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ठीक है, तो ये रहे वो लोग जो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है, मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 55 सब क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting at such elections shall be secret ballot। ठीक है, देखिए अब सीक्रेट बैलेट है तो इसमें क्या होता है कि आप किसी को दिखा नहीं सकते अपना वोट, तो इसमें जो विप होता है वो लागू नहीं होता है। मतलब कि अगर आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो पार्टी है आपको फोर्स नहीं कर सकती है कि आपको इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए ही वोट करना है।
और जहाँ तक बात है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए जनरल इलेक्शन में क्या होता है कि वन पर्सन हैज़ वन वोट एंड दैट वोट हैज़ वन वैल्यू। मतलब आप जो भी वोट करते हैं, आप महाराष्ट्र के हों, तमिलनाडु के हों या हरियाणा के हों, सबका वोट बराबर होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। हर स्टेट के एमएलए का वोट डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यूपी के एक एमएलए का वोट और एमपी के एक एमएलए का वोट सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो एक एमएलए का जो वोट होता है वो कैसे डिसाइड होता है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लिया कि किसी भी स्टेट का मान लिया कि एक स्टेट S1 है, उसका जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 10 लाख, ठीक है। और साथ ही साथ नंबर ऑफ एमएलए जो है वो है 100। तो एक एमएलए का वोट क्या हो जाएगा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा क्या जाता है? 10, ठीक है। तो एक एमएलए का वोट जो स्टेट S1 है उसका आ गया 10। अगर हम दूसरा स्टेट S2 ले लें जिसका की पॉपुलेशन है 40 लाख, ठीक है, और अगर एमएलए की संख्या वहाँ पर 200 है तो वहाँ के एक एमएलए का वोट क्या आ गया? 20। तो स्टेट S1 के एमएलए का वोट और स्टेट S2 के एमएलए के वोट का वैल्यू डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो अगर एक एमएलए S1 से अगर वोट करता है तो जो प्रेसिडेंट को है वो 10 वोट एक तरह से मिलेंगे। अगर एक एमएलए S2 का वोट करता है तो प्रेसिडेंट को क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट है उसको क्या मिलेगा? 20 वोट मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये तो हो गया एमएलए का, वो हर स्टेट का इसी तरह से डिसाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुदुचेरी, जहाँ पर एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ के जो इलेक्टेड एमएलएज हैं वो वोट करते हैं और उनका जो वोट का वैल्यू होता है वो इसी तरह से डिसाइड होता है। तो इस तरह से एमएलए का वोट का वैल्यू डिसाइड हो गया, ठीक है। उसी तरह से एमपी के वोट का वैल्यू डिसाइड होता है। तो जो एमपी का जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो वोट का वैल्यू होता है वो डिसाइड होता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू द एमएलए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ एमपीज अगर 50 हैं तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो टोटल नंबर ऑफ एमएलए का वोट कितना आ गया? 10 इंटू 100 प्लस 20 इंटू 200, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5000 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 100। तो एक एमपी के वोट का वैल्यू हो गया 100, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक एमपी अगर एक कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट करता है तो कितना वैल्यू वो कंट्रीब्यूट कर रहा है? 100। तो यहाँ पर क्या मिसमैच है? मतलब एमएलए का जो एक स्टेट के एमएलए का वोट दूसरे स्टेट के एमएलए के वोट से मैच नहीं करता है। साथ ही साथ एक एमपी का जो वोट है वो एमएलए के वोट के वैल्यू के साथ मैच नहीं करता है। तो इसी पर 2018 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2018 के प्रीलिम्स में। With reference to election of the President of India, consider the following statements. The first statement is the value of vote of each MLA varies from state to state. ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वैरी करता है। The value of vote of MPs of लोक सभा is more than the value of vote of MPs of राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो गया, यहाँ पर राज्यसभा है, ठीक है। ये गलत है। सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का वोट सेम होता है, आइदर ही बिलोंग्स टू लोकसभा और ही बिलोंग्स टू राज्यसभा। तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो पॉपुलेशन लेते हैं हम लोग वो 1971 का लेते हैं, वो सेंसस का लेते हैं, ठीक है। ये 2026 तक ये फ्रीज्ड है और जो 2026 में हम लोग ये नंबर चेंज हो सकता है। तो अभी जो हम लोग पॉपुलेशन ले रहे हैं वो 1971 सेंसस का ले रहे हैं, करंट पॉपुलेशन नहीं ले रहे हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन था
बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपको पता है कि कैसे इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट तो फिर ये आप बहुत आसानी से 2 नंबर आपको मिल जाता। तो अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि पूरा का पूरा प्रोसेस आखिर कंडक्ट कैसे होता है। ठीक है, मान लिया कि हमारे पास 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 और कैंडिडेट 3। ठीक है, और मैं यहाँ पर पुराना ही रख रहा हूँ स्टेट्स, 2 ही स्टेट्स एग्जाम्पल के लिए रख रहा हूँ, स्टेट्स S1 S2। इस S1 जो स्टेट है उसके पास 100 MPs हैं और एक MP का जो वोट का वैल्यू है वो है 10। स्टेट जो S2 है उसके पास 200 MLAs हैं और हर एक MLA के वोट का वैल्यू है 20। MP जो नंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है वो टोटल 50 है और हर एक MP के वोट का वैल्यू है हमारे पास 100। ठीक है, अब 3 कैंडिडेट हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि टोटल आखिर मिनिमम वोट कितना चाहिए एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को इलेक्शन जीतने के लिए। तो उसके लिए जो डिसाइड करता है वो इस हिसाब से डिसीजन आता है। मतलब बेसिकली क्या चाहिए कि जो भी टोटल वैल्यूज़ ऑफ वोट्स पोल्ड इन अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है, उसके 50% से ज़्यादा चाहिए जो भी विनर को। ठीक है, और अगर 50% से ज़्यादा नहीं मिलता है तो क्या होता है कि फिर उसको रैशनलाइज किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो उसका यही मतलब है कि उसमें क्या करते हैं कि जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले हैं तो उसका जो उसका कैंडिडेचर मतलब समाप्त हो जाता है और जो उसके वोट हैं मतलब फर्स्ट वो वोट हैं वो जो फिर कैंडिडेट्स को दूसरे कैंडिडेट्स को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं इसको तो सिंपल ये देख लीजिए कि जो इलेक्टोरल टोटल जो कोटा है वो होता है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। मतलब यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 1 उसमें हम लोग +1 ऐड कर देंगे और टोटल में +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड मतलब टोटल एक तरह से वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक सिंपल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग और क्लियरली समझते हैं। तो मान लिया कि C1 है, C2 है, C3 है। ठीक है, इसको जो है जो S1 जो स्टेट से जो वोट गया है वो इस हिसाब से मिला है कि 50 MLA ने C1 को वोट किया है, 30 ने C2 को वोट किया है और 20 ने C3 को वोट किया है। सिमिलरली S2 के जो MLA हैं वो 40 ने C1 को किया है, फिर 40 ने C2 को किया है और 120 ने C3 को किया है। जो MPs का जो वोट है वो 20 MPs ने C1 को वोट किया है और 20 MPs ने C2 को वोट किया है और 10 MPs ने C3 को वोट किया है। तो अब टोटल वोट्स का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो C1 को कितना मिला है 3300। ठीक है, इतने वोट्स मिले हैं और C2 का मैं अगर मैं टोटल निकालूं तो उसको मिले हैं 3100 और C3 को कितना मिला है 4600। ठीक है, ये टोटल वैल्यू ऑफ वोट है। ठीक है, इसका अगर हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें क्या करेंगे 15 × 10 क्योंकि एक वोट का वैल्यू स्टेट S1 से 10 है, 14 × 20 प्लस 20 × 100। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ जो मेरा वोट है, टोटल नंबर ऑफ एक तरह से वैल्यू ऑफ वोट है वो कितना हो गया है 100 × 10 प्लस 200 × 20 प्लस 100 × 50। तो ये हमारा आता है 10,000 आता है। तो जो भी विनर कैंडिडेट होगा उसको कितना चाहिए वोट, उसको चाहिए 10,000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये चाहिए 5001। ठीक है, मतलब 5000 से एक ज़्यादा। ठीक है, जस्ट मोर देन 50% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स। तो अब यहाँ देखिए कि C1 को तो 3300 मिला, C2 को 3100 मिला, C3 को 4600 मिला। तो यहाँ पर कोई क्लियर विनर नहीं है। लेट्स से कि अगर C3 को 5000 से ज़्यादा टोटल वैल्यू मिलता
तो वो विनर हो जाता, इलेक्शन प्रोसेस यहीं पर रुक जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब क्या होगा कि यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा वोट, ठीक है, इसलिए जो वर्ड है ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। अगर मैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबको मतलब जो वैल्यू ऑफ वोट मिल रहा है वो नंबर ऑफ वोट्स के प्रोपोर्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका यही मतलब है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे होता क्या है कि अगर कोई एक एमएलए वोट देने जाता है तो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम लोग में क्या होता है कि एक बैलेट पेपर मिलता है, अब तो ईवीएम में मतलब उसको एक ही बटन प्रेस करना होता है या फिर बैलेट पर उसको एक ही जगह मोहर लगाना होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐसा होता नहीं है। उसमें क्या होता है कि उसे चॉइसेस देने पड़ते हैं। जैसे मान लिया कोई एक एमएलए था, फर्स्ट पर C2 को दे दिया, सेकंड पर दे दिया C3 को दे दिया, थर्ड पर दे दिया C1 को दे दिया, ठीक है। तो जब इसका ये मतलब है कि ये C2 को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख रहा है, ठीक है। तो इस एमएलए का जो वैल्यू ऑफ वोट काउंट होगा वो पूरा का पूरा C2 की ओर जाएगा, ठीक है, C3 और C1 की ओर नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। ऐसा किस लिए होता है? ये हमारा हेल्प करता है ट्रांसफ़र ऑफ वोट में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C2 को सबसे कम वोट मिले हैं, तो इसका जो ये फिर जो काउंटिंग का जो साइकिल है वो ये उसमें से ये आउट हो जाएगा और इसके जो सारे के सारे जो वोट हैं वो चले जाएंगे आइदर C1 को और C3 को। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एमएलए ने क्या किया कि पहला C2 को दिया, दूसरा C3 को दिया, तीसरा C1 को दिया, और दूसरे एमएलए ने पहला C2 को दिया, दूसरा C1 को दिया, तीसरा C3 को दे दिया। तो अब इसका जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसका फर्स्ट प्रेफरेंस कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब इसका सेकंड चॉइस देखा जाएगा। तो सेकंड चॉइस क्या है, वो उसने C3 को दिया है, तो इस एमएलए का जो वोट है वो C3 में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लिया कि ये दोनों S1 स्टेट से थे, तो अब यहाँ क्या होगा कि S1 से ये जो C3 को अब चला जाएगा उसका वोट, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके वोट हो जाएंगे 21, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखिए, जो दूसरा एमएलए है वो स्टेट S1 का, उसने दूसरा प्रेफरेंस किसको दिया था? C1 को दिया था। तो अब जो इस एमएलए का जो वोट है वो C1 को चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर 51 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये साइकिल चलते रहेगा। तो फर्स्ट में फिर मतलब इस तरह से जो C2 के जो भी वोट थे वो सारे आइदर C1 को चले जाएंगे, आइदर ये सारे के सारे वोट C1 को चले जाएंगे या फिर C3 को चले जाएंगे, ठीक है। तो इस साइकिल के बाद फिर ये डिसाइड किया जाएगा, फिर से वैल्यू ऑफ वोट्स कैलकुलेट होगा। तो फिर इसमें जिसका ज़्यादा आ गया, अगर जिसका 5000 से क्रॉस कर दिया गया, वो कैंडिडेट जीत जाएगा, ठीक है। यहाँ पर C3 बहुत ही नज़दीक है विनिंग के, तो मोस्ट प्रोबेबली C3 जीतेगा, ठीक है। अब आपको मन में ये डाउट हो रहा होगा कि ऐसा भी कोई एक एमएलए हो सकता है या फिर एमपी हो सकता है जो बस ऐसा करे कि भाई बस C2 को दे दिया, 2 पर किसी को नहीं दिया, 3 पर किसी को नहीं दिया, तब उसमें क्या किया जाए? तो इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें फिर एक बार जब C2 जब साइकिल से निकल जाता है तो इसका जो वोट है वो फिर मतलब एक तरह से रद्द हो जाता है। मतलब कि इसका जो वोट है ना C1 को जाएगा ना कि C3 को जाएगा, ठीक है। आप मतलब अगर चॉइस नहीं देता है कोई एमएलए या एमपी तो वो मतलब फर्स्ट ही चॉइस देता है, तो जो सेकंड वोट जो फिर सेकंड थर्ड प्रेफरेंस उसका काउंट नहीं होता है। और साथ ही साथ ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रेफरेंस दें, ठीक है। अगर कोई एमपी या एमएलए बस फर्स्ट प्रेफरेंस ही देता है तो हिज वोट इज़ स्टिल वैलिड, ठीक है। तो इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है और तब तक चलते रहेगा जब तक कि फाइनल जो है वो जो फाइनल जो विनिंग कैंडिडेट का जो टोटल नंबर ऑफ वोट या फिर कहिए कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वोट जो है वो 50% से ज़्यादा ना हो जाए। जैसे ही 50% से ज़्यादा हो गया तो उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मान लिया कि चलिए
किसी को डाउट हो गया कि नहीं, इलेक्शन में ये खामी था, इलेक्शन में ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, तो वो कहाँ जाएगा? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि इफ एनी पार्टी, एनी पर्सन इज नॉट satisfied, he has some grievances related to the election of president, then he can approach to the Supreme Court of India. Okay, and Supreme Court will hear this matter. ठीक है, तो ऐसा जब प्रणब मुखर्जी का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें जो अपोजिशन कैंडिडेट थे वो पीएन संगमा थे। तो इसमें क्या हुआ था कि जब इलेक्शन हुआ, फिर प्रणब मुखर्जी इलेक्शन जीत गए, तो फिर पीएन संगमा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था कि जो मुखर्जी जी का इलेक्शन रद्द किया जाए, बिकॉज ही वाज ऑक्युपाइंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन। तो ये जो क्वालिफिकेशन है इस पर हुआ था ये जो फोर्थ क्वालिफिकेशन बोलता है ना कि ही शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो इस पर जो पीएन संगमा है उन्होंने चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे मतलब डिस्कार्ड कर दिया कि नो, इट इज़ नॉट अ वैलिड एलिगेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप पूरा जो प्रोसेस है आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।